हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज कंप्लीट करवाने जा रही हूं, जिसमें अभी तक हमने 6 से लेकर 9 तक ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है और अब मैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 कवर करवाने जा रही हूँ विद सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने मेरी यूट्यूब वीडियो नहीं देखी है वो मेरे शिक्षा विद आशा में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। ऐसे पदार्थ जिससे हम उत्पादन करके उद्योगों में यूज़ करते हैं तथा उनका अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो आइए पता लगाते हैं किस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े खरीदे, जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप जलाए। ठीक है, मिट्टी से बने हुए उन्होंने दीप जलाए। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान भरा हुआ है, कि जो शॉप थी दिवाली के टाइम पर दुकानें भरी पड़ी थी सजाने वाले सामान से। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान हो गया कि इतनी सारी वस्तुएं। उसने अपने पिता को समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। जो ये सब है वो मशीनों द्वारा बनते हैं, बट छोटे उद्योग में बर्तन बनाए जाते हैं, दीप जैसे, चीनी व्यक्तिगत और पर कारीगर द्वारा घरेलू उद्योग बनाए जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि जो उद्योग वाली चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो हमारे मशीनों द्वारा बनती है और छोटे छोटे जो प्राकृतिक सामान है जो हम सजावटों के तौर पर यूज़ करते हैं, घरेलू चीज़ पे यूज़ करी जाती है, वो कारीगरों के द्वारा वो हमें उपलब्ध होती है। तो आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध करें। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? यदि नहीं तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये वस्तुएं किन किन चीज़ों से बनी होती है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि जो कच्चे पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसे अधिक मात्रा में इकट्ठा करके उससे नई वस्तु का उत्पादन करना वो विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। एक पदार्थ से दूसरी वस्तु का उत्पादन करना। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें बता रखा है, क्या आप जानते हैं कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहा आयास से तथा एल्युमिनियम बास्केट से निर्मित होता है। जो कागज़ होता है वो लकड़ी से मिलता है, जो चीनी वाले मीठे पदार्थ है वो गन्ने से, लोहा इस्पात लोहा अयस्क से और एल्युमिनियम बास्केट से निर्मित होता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बने होते हैं जैसे रेशा उद्योग से ये बने होते हैं। द्वितीय कार्यालयों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिचित वस्तु में परिवर्तित करते हैं। जो कच्चा माल होता है उससे नई नई वस्तुओं में उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार जो स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधित उद्योग में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे कि विनिर्माण के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों को विकासी से मापा जाता है। अब विनिर्माण अगर उसको किसी का पुनः उपयोग करके नई चीज़ों का निर्माण करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। विनिर्माण उद्योग सामान्य विकास की तथा विशेष आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों? इसके मुख्य कारण हैं विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं बल्कि जो द्वितीय और तृतीय सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, जो द्वितीय में होते हैं और तृतीय में भी सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्राथमिक वस्तुएं, द्वितीय वस्तुएं, तृतीय वस्तु किन्हें कहते हैं। जिन बच्चों ने ये नहीं जाना कि द्वितीय और तृतीय वस्तुएं क्या होती है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये हमें रोज़गार उपलब्ध करवाते हैं, साथ में जो कृषि होती है, नई नई टेक्नोलॉजी पर भी हम ये काम करते हैं। ठीक है, देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त होती है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में इसी विचार पर आधारित होते हैं। जनजाति पिछले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानता को कम करना होता है। निर्मित वस्तुओं का निर्माण वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देता है, साथ में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी यहाँ पर होती है। विदेशी विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान
तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, उसका दोबारा विनिर्माण करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास से निहित होता है। कृषि उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, ये अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणतः भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि रोजगार आदि पर किसान निर्भर होता है। इसलिए विनिर्माण के उद्योग के विकास पर स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, मतलब कंपटीशन में ना कृषि को बढ़ावा मिल सकता है, और ना ही इसकी प्रक्रिया भी सक्षम होती है, सफलतापूर्वक होती है। आज वैश्वीकरण से हमारे युग औद्योगिक में बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे वस्तुएं गुणवत्ता में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान किस प्रकार होता है। पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पादों में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% से 17% ही रह गया, क्योंकि 10% भाग खनिज, खनन, गैस, विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद से लेकर 25 से लेकर 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की दर अगले 12% अपेक्षा है। वर्ष 2003 में विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से बढ़कर 10% हो गया है। दर बढ़ता जा रहा है। उपयुक्त सरकारी नीतियाँ, औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए नए प्रयास, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आने से उसका विनिर्माण और बढ़ता जा रहा है। अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, इसे उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद से इंग्लिश में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों की स्थापिता स्वभावतः जटिल है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि से उपलब्धता से प्राप्ति प्रभावित हुई है। इस सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना असंभव होता है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वह स्थानीय उपयुक्त होते हैं जहाँ ये कारक उपलब्ध हो और जहाँ पर इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। आप समझ ही गए होंगे। औद्योगिक प्रक्रिया से प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता रहता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण नगरीकरण साथ साथ चलते रहते हैं, डेवलपमेंट होता रहता है। नगर उद्योग को बाजार सेवाएं जैसे बैंकिंग, सीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा की गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे हम समूह बचत या कहा जाता है। ठीक है, ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। प्रमाण स्वरूप कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ पर केंद्र के रूप में उभरते जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेशीय हिंटरलैंड से घिरे होते हैं। ठीक है, मतलब आसपास उसके हिंटरलैंड होते हैं। उद्योग बाजार संबंध किस प्रकार होता है? निवेश, कच्चा माल तथा उसके घटक, उत्पादन घटक कौन से हैं? श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी अवसंरचरण। इसके बाद परिवहन का यूज़ होता है, फिर कारखानों में जाता है, फिर तैयार होता है कच्चा माल। इसी प्रकार परिवहन होता है, फिर बाजार में जाता है, फिर वहाँ से पूंजी भी इसमें लगती है। किसी उद्योग की अवस्था की निर्धारणा उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होती है। सरकारी नीति तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योगों की आदर्श अवस्थिति क्या है? उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत होती है, उस स्थान पर उत्पादन की गई लागत, उत्पादन के वितरण को लागत, उस स्थान का उद्योग की स्थापना का निर्णय लेना। ये सभी ही जो आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, उद्योग की आदर्श अवस्थिति निर्माण करते। उद्योगों का विनिर्माण, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बिल, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ इत्यादि।
यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विनिर्माण उद्योग वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं कि विनिर्माण क्या होता है। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग। और खनिज आधारित कौन से थे? लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार, मोटराइजेशन उद्योग। ठीक है। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग क्या है? जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग में आते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन इत्यादि। ये सब उपभोग उद्योग होते हैं। तो आपसे एक उदाहरण पूछ सकते हो, उपभोग कौन से होते हैं, तो आप इसका नाम ले सकते हैं, लिख सकते हो उदाहरण वाइज। पूंजी निवेश के आधार पर किस प्रकार होते हैं? एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिचय पर परिभाषित किया जाता है। ये निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। निवेश मूल्य समय के साथ बदलता गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य होता है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL, इसका एब्रीविएशन होता है BHEL। ऐसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका सेल नाम होता है SAIL। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या तो उनके संचालित होता है, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे ऑयल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बारे में और जानकारी देखते हैं। जैसे सहकारी उद्योग क्या है? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करना, मतलब कच्चे माल को खरीदना श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। श्रमिकों के पास भी होता है, ठीक है, और उत्पादों के हाथ में भी होता है। और तथा लाभ हानि का विभाजन अनुपातिक होता है। किसमें लाभ 1% है तो दोनों को इक्वल मिलेगा। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग होते हैं। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व आधार के आधार पर होता है। भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात इत्यादि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का उपयोग करके हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उद्योग। ठीक है प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप कच्चे माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि तेल, बुनने की सिलाई, पीतल के बर्तन, सिलाई मशीन, बहुत निर्माण, विद्युत बल्ब। अगेन रिपीट करते हैं। कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न 2 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तेल, बुनने की सिलाई, पीतल के बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियाँ, सिलाई मशीन, पौध निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश या मोटर गाड़ी, ये सब इसके अंदर सम्मिलित है। कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं? वस्त्र, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी अथवा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये सब इससे बनाए जाते हैं। वस्त्र उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व होता है, क्योंकि इसका उद्योग उत्पादन में महत्वपूर्ण 14% योगदान होता है। ये लगभग 350 लोग व्यक्तिगत को रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इससे क्या होता है? कृषि उत्पादन करने से हमें जो विदेशी मुद्रा होती है, विदेश के जो पैसे होते हैं, 24.6% मिलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% देश के यह अकेला उद्योग होता है जो कच्चे माल से उच्चतम मूल्य उत्पादन करने के लिए श्रृंखला परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा, जैसे कि इसमें दिखा रखा कि वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पादन किस प्रकार होता है। सबसे पहले हमारा जैसे रेशा उत्पादन होना, धुनाई कताई होना, बुनाई होता है, रंगाई व परिष्करण। ठीक है, वस्त्र निर्माण, वस्त्रों का दोबारा निर्माण करके छोटे छोटे विधि द्वारा कच्चा माल, सूती वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र गारमेंट से वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पादन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
सूती वस्त्र उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई, हथकरघा, बुनाई तकनीकों से बनाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युत करघों तथा उसका उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योग में बहुत हानि देखने को मिली, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्तुओं से स्पर्धा नहीं कर सकते। कि जो बाहर के लोग हैं, इंग्लैंड की जो मशीन से निर्मित वस्तुएं होती उससे हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट सूती उद्योग था वो कहाँ पे बना और कब हुआ? तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे बना गया था? मुंबई में 1854 में। ठीक है प्यारे बच्चों, यूरोप के दो विश्व युद्ध से जूझ रहे थे तथा भारत इंग्लैंड के अधीन थे। ऐसे में इंग्लैंड के कपड़ों की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला कि हमारे भारत के सूती वस्त्र को प्रथम स्थान मिला। नवंबर 2011 तक देश में लगभग 1946 सूती वस्त्र कृत्रिम रेशा की कपड़ा मिलता रहा। इसमें 18% निजी क्षेत्र में तथा शेष सार्वजनिक क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र में। इसके अंतर्गत कई हजार छोटी छोटी इकाइयाँ थीं, जिसमें 4 से लेकर 10 तक हथकरघे थे। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्र में ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, कपास का मिलना, बाजार में आना, परिवहन, पत्तनों की संपीड़ित श्रम, हमें युक्त जलवायु आदि कारखानों ने इसकी स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया है। साथ में इसी उद्योग को कृषि से निकट संबंध है और कृषि कपास चुनने वाली, गांठ बनाने वाले, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले और डिज़ाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वाले यह जीविका प्रदान करता है। उस उद्योग के कारण रासायनिक, रंजन, मिल स्टोर और पैकिंग सामग्री, इंजीनियर उद्योग की भी मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फलस्वरूप इस उद्योग का विकास होने लगा। यदि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि इसमें सम्मिलित है। और इसी प्रकार ये बुनाई में परंपरागत कौशल डिज़ाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक केंद्रीकृत हो गई। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला होता है, क्योंकि देश के उत्पादित उच्च स्तरीय धागों का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे धागों का उपयोग नहीं किया जाता है। बुनाई का कार्य हथकरघों के विद्युत कारखानों वो मिला होता है। हाथ से ही बुनाई खारी कुटकी उद्योग के रूप में बुनकर उनके घरों में बड़े पैमानों पर रोजगार प्रदान करवाता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी के सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया है? इसका भी एक मुख्य कारण है। आइए कारण जानते हैं। इसकी टिप्पणी क्या है? बुनाई, कटाई, अन्य प्रक्रम 90% केंद्रित होते हैं। स्रोत वस्त्र उद्योग, कमिश्नर कार्यालय मुख्य, मुंबई, आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12। उपयुक्त आंकड़े पढ़े तथा वस्त्र निर्माण में मिली भागीदारी को जानते हैं। हमारे देश में विद्युत संचालित कारखानों, हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि जो भारत जापान को सूत का निर्यात करता है, भारत में बने सूत्र वस्त्र के अन्य आयातकार देश के संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसमें मैप में देख सकते हैं जो हमारे भारत वस्त्र उद्योग है वो किस किस क्षेत्र तक नियमित है। जैसे कि हमारे इसमें बताया गया है, जो सूती वस्त्र उद्योग है वो डॉट से दिखाया गया है और ऊनी वस्त्र रेड कलर से और रेशम के उत्पादन इससे। ठीक है, तो जहाँ जो चिन्ह आपको दिखा रहे हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि हमारे वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ तक फैला है। बारामूला, श्रीनगर, अंतरनाथ, अमृतसर, लुधियाना और अनेक जगह। तो इसको आप मैप में भर के पता लगा सकते हैं कि हमारे सूती वस्त्र कहाँ कहाँ तक निम्रित है। ठीक है, इसी प्रकार तंकुए की क्षमता के रूप में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें चीन का प्रथम स्थान है। भारत की संख्या वर्ष 2011-12 के अनुमान 431.3 लाख थी। 1980 के दशक में मध्य से कताई क्षेत्र को भरपूर महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है, लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में यह हिस्सा केवल 4% ही हमारा रह गया है।
हमारे कताई कारखानों में विश्व स्तर पर स्पर्धा होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड के लेवल पर हमारे कंपटीशन चलता रहता है। और हम भी सूत पैदा करते हैं जिनका उपयोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई, कताई तथा प्रक्रमण इकाई देश में उत्पन्न किए जाने वाली उच्च कोटि के धागों का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर छोटी व बिक्री इकाइयां हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धाग निर्यात हम करते हैं, मतलब इंपोर्ट हमें करना पड़ता है, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। काफ़ी लोगों को जो कपड़ा होता है उसका आयात करना पड़ता है। धागा 85 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से इसे बेचा जाता है। अगर ये पतलून के रूप में बेचा जाता है तो इसकी कीमत वह 800 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने में प्रत्येक चरण का मूल्य में धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे की निर्यात की अपेक्षा अपनी बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक होता है। यद्यपि लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलती है। 2015 से 16 में 301.5 लाख गांठें और प्रत्येक 170 किलोग्राम दर्ज की गई। यद्यपि इससे आयात की आवश्यकता महसूस की गई, विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को कम करने तथा नई मशीनों के उत्पादन की आवश्यकता होती है और अन्य समस्याओं से कम श्रमिक उत्पादकता और कृत्रिम वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन देखने को मिलता है। पटसन उद्योग क्या है? भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात सबसे दूसरा बड़ा निर्यातक देश इंपोर्टर देश बन गया है। 2010-11 में भारत में लगभग 80% उद्योग होते हैं। इनमें से अधिकांश पश्चिम भारत में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में यह देखने को मिलती है। पहला पटसन उद्योग कहाँ पे बनाया गया और कब बनाया गया? ये कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन पूर्वी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, हुगली नदी के तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं। ये हुगली नदी के किनारे क्यों स्थित है, क्या आप बता सकते हैं? इसके 3 रीज़न हैं। पटसन उत्पादन क्षेत्र की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह रीज़न है। कच्चे पटसन का संबोधित करने में प्रचुर जल की यूज़ करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना, ये सब इसमें सम्मिलित होता है। वर्ष 2010-11 में पटसन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 3.7 लाख श्रमिकों और जूट व मेस्टा की खेती करने वाले अन्य 40 लाख छोटे सीमांत कृषकों को रोजगार मुहैया करवाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन देता है उनको। इन उद्योग से अन्य लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से जुड़े हुए हैं। इस उद्योग की चुनौती में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्तुओं से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन लगा रहता है। यद्यपि पटसन, पैकिंग और अनिवार्य भारत की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग भी बढ़ती जा रही है। मांग बढ़ने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक होने देखने को मिलती है। सन 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पटसन का उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार डालना, पटसन उत्पादन किसानों को अन्य मूल्य दिलाना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ावा देना। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कर्नाटका, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता के पुण्य जूट उत्पादन के लिए अवसर प्रदान करते हैं। चीनी उद्योग, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। तो हमारा भारत चीनी के मामले में कौन से नंबर पर रहता है? दूसरे स्थान पर। लेकिन गुड़ व खांड सारे उत्पादों में यह प्रथम स्थान पर है।
इसी उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है और ढुलाई इसकी सुक्रोज की मात्रा को घटा देता है। इसी के साथ चीनी उद्योग आदर्श स्थिति का क्या होना चाहिए। 2010-11 में देश में 662 से अधिक चीनी मिलें हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मार्क्स में कि हमारे देश में चीनी मिलें कितनी पाई जाती है, तो 6662 चीनी मिली देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में ये फैली हुई है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, बिहार में देखने को मिलता है। इसी प्रकार यह उद्योग मौसमी सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है। पिछले वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिण पश्चिमी राज्यों में मिलकर विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसी मुख्य कारण से यहाँ के गन्नों में अधिक सुक्रोज की मात्रा देखने को मिलती है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी होती है। इसके अतिरिक्त ये राज्यों में सहकारी समितियों में भी सफल रहा है। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है कि इस उद्योग में अल्पकालिक होना, पुरानी अक्षम तकनीक का इस्तेमाल करना, नए पुरानी तकनीकों से इसका यूज़ होता है। परिवहन अक्षम से गन्ने के समय पर कारखानों में न पहुँचना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न करना। ठीक है। खनिज आधारित उद्योग क्या है। वे उद्योग जो खनिज व धातु को कच्चे माल के रूप में परिवर्तित होते हैं तथा उसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस वर्ग में आने वाले कुछ और उद्योग के नाम बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लोहा और इस्पात उद्योग क्या है। लोहा और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग इनमें बड़ी मशीनरी पर निर्भर होते हैं। विविध प्रकार के इंजीनियर, सामान निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सक, टेलीफोन, विज्ञान उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं में निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। इसलिए आप क्रियाकलाप को देखें। इस्पात से बनी उन वस्तुओं का नाम सूची बनाएं जो आप सोच सकते हैं। लोहा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा तैयार किया जाता है माल दोनों तैयार किए जाते हैं, भारी स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत लगता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है। उसमें ज़्यादा लागत मतलब पैसों का खर्च होता है। इसी प्रकार उद्योग के लिए लोहा अयस्क, कोकिंग, कोल, चूना, पत्थर का अनुपात 4:2.1 का होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस्पात को कठोर करने के लिए किसकी उसमें मात्रा मिलाई जाती है, तो उसमें किसकी मात्रा मिलाते हैं बच्चों, मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए, ये याद रखिए कि बच्चों इसमें इस्पात निर्माण के क्या क्या कार्य हैं, तो अब हम देखने जा रहे हैं। कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन करना, लोहा अयस्क का गलना, फिर चूना पत्थर सहायक खनिज में मिलाया जाता है, धातु को मैल हटाई जाती है, अयस्क को गर्म करने के लिए कोक को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ढलवा लोहा क्या होता है, तरल पदार्थ से ढांचों में डाला जाता है, इसमें ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। इसी प्रकार इस्पात बनाना, ढलवा लोहा को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण होना, अशुद्धता हटाकर मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। धातु का आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और कढ़ाई, ये सब इस्पात के निर्माण को दर्शाती है। इसी प्रकार ये आपको बता रखा है मैप में कि भारत लोहा और इस्पात यंत्र हमारे देश में कहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखने को मिल रहे हैं आपको बनपुर में, दुर्गापुर, बोरकापुर, जमशेदपुर, भिलाई, इन सब में आपको हमारे इस्पात देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैप में आप फिल करके बना सकते हैं उसे। निर्मित माल को बाजार उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए भी ये सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। वर्ष 2016 भारत में 1956 लाख टन इस्पात का निर्माण होता है। कर संसार में कच्चा माल इस्पात उद्योगों में तीसरे स्थान पर था। इससे स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यह प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इस समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम ही रह गई।
आपको ऊपर जो दिए गए आंकड़े हैं उसके आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि कहाँ पर ज़्यादा इसके उद्योग देखने को मिलते हैं। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग हैं। बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। भारत में इस इस्पात संयंत्र के उत्पादों की जानकारी एकत्रित करने के कहाँ देखने को मिलते हैं। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र होते हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात, स्पंज आयरन का उत्पादक होता है, जिससे रोलर्स होते हैं। इसमें इस्पात सिलियन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील निर्धारित उत्पादन अनुपात के मध्यम मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र का एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान से एकत्रित करके लेकर इस्पात बनाने में और ढालने में उसके आकार देने की प्रक्रिया की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र लगभग उसी प्रक्रम अपने इस्पात का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि SAIL सेल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बच्चे याद करना या अपनी नोटबुक में टिक लगा लें। 1950 के दशक में भारत और चीन के लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया जाता है। इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उगाया जाता है, उसको बनाया जाता है। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपसे पूछ सकते हैं इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, तो चीन है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश हमारा चीन है, वहीं पे इस्पात की ज़्यादा खपत की जाती है। इसी प्रकार भारत में छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्ष परिस्थितियाँ होती है, ठीक है। यदि किस चीज़ का हमें उपयोग करना है तो उसकी परिस्थितियाँ भी वहाँ पर शामिल होती है। लोहा अयस्क की कम लागत होना, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता होना, क्षेत्रीय श्रमिक का होना, स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभाव्यता होना सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक देश है, क्योंकि यह हमने इनके पूर्ण संभावना का विकास नहीं कर पाए हैं। इसमें निम्न कारण जैसे उच्च लागत, कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता होना, कम श्रमिक उत्पादकता होना, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति होना, अविकसित अवसंरचना होना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देश में आयात करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति के लिए प्राप्त होता है। जो हमारे भारत में इस्पात उगाया जाता है वो हमारे इंडिया के लिए ही यूज़फुल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार जो निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रत्ययन से उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवास ने इस उद्योग को प्रोत्साहन किया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों का नियत करने की आवश्यकता होती है।